हेलो एंड वेलकम टू जारफ अड्डा। मैं प्रियंका गौर, आपकी हिंदी के एजुकेटर। हम देख रहे थे पीवाईक्यूज, लेकिन पीवाईक्यूज के साथ साथ हम पहले देखते हैं कि 15% डिस्काउंट चल रहा है आपके लिए हमारे ऐप पर। आप कोई भी सर्विसेज लेते हैं, कोई भी बुक्स लेते हैं, कोई भी बैच लेते हैं तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ साथ हमारा शुरू हो चुका है हिंदी का फाउंडेशन बैच। हिंदी नेट का जो विषय है, हिंदी यूजीसी नेट में जो हिंदी का सिलेबस है हमारा, उसके लिए हम विशेष रूप से हिंदी का बैच लॉन्च कर चुके हैं। 2 फरवरी से हमारा ये बैच शुरू हो रहा है। तो अब आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं और यहाँ से बैच खरीद के हमारे साथ यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पर हम लाइन टू लाइन कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको चीज़ें पढ़ाएंगे और समझाएंगे। तो हमारी चल रही थी क्लास यूट्यूब के लिए, पीवाईक्यूज के लिए, ठीक है। अब पीवाईक्यूज हम पीवाईक्यूज कर रहे थे, तो एक बार हम पीवाईक्यूज कर रहे थे। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, इसको हटाते। हमारे प्रश्न हो गए थे, 10 प्रश्न हो गए थे। हम 11वें प्रश्न पे थे, ठीक है, कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही अनुक्रम है। तो आप बताइए कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है इनका, कौन सा उपन्यास कब लिखा गया, कौन सा नाटक कब लिखा गया, इसके बारे में आप बताइए कि कौन कब लिखा गया था, क्या हुआ था इसमें। ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कोणार्क जो है वो 1951 में लिखा गया, जगदीश चंद्र माथुर साहब का। कोणार्क 1951 में जगदीश चंद्र माथुर का। मादा कैक्टस 1959 में, मादा कैक्टस 1959 में। और कबीरा खड़ा बाजार में कबीरा जी, कबीर साहब कहाँ खड़े हुए हैं, बाजार में खड़े हुए हैं 1981 में। ठीक है, थोड़े से चीज़ों को बचपन में हम जिस तरीके से याद करते हैं उस तरीके से हम देखेंगे। और बकरी है 1974 में। ठीक है, हम बचपन में क्या करते थे, चीज़ों को ऐसे बोल बोल के उसको रटना भी कह सकते हैं आप, एक तरीके से सबकॉन्शियस माइंड में रख लेते थे। तो इस तरीके से कबीरा बकरी 1974 में। कबीरा कहाँ खड़ा हुआ है, कबीरा बाजार में खड़ा हुआ है 1981 में। मादा कैक्टस 1959 में। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का ये महत्वपूर्ण उपन्यास है, उपन्यास नाटक कुछ है 1951 में ना। इसको मैं कंफर्म कर दूंगी एक बार, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नाटक है, उपन्यास है शायद। ठीक है, तो ये है, आप इसको एक बार इस तरीके से देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, आज की विषम संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी असहायता और अकेलेपन में निर्णय नहीं ले पाता है तो उसकी परिणति अर्थहीनता में होती है, क्योंकि आधुनिक काल के मशीनीकरण के वर्चस्व के कारण व्यक्ति की पहचान खो गई है। ठीक है, ये है कथन और कारण। अब आप कथन को पढ़िए और कथन के साथ इसको समझने की कोशिश कीजिए और उसके पीछे का क्या कारण इन्होंने दिया है वो पढ़िए। कभी कभी होता है कि तथ्यात्मक चीजों में हम थोड़े से अटक जाते हैं। यहाँ पे तथ्यात्मक चीजें आपको बिल्कुल शार्प माइंड पे याद होनी चाहिए, ऑन द टिप्स याद होनी चाहिए। कुछ कुछ चीजें आगे पीछे हो जाती है, ह्यूमन बीइंग है हम, मानव मस्तिष्क है, भूल भी जाता है ना। अब आप इस प्रश्न को देखिए और इसको समझिए कि आज की विषमपूर्ण संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी असहायता और अकेलेपन में निर्णय नहीं ले पाता है, और ले भी पाता है तो उसकी परिणति अर्थहीनता में होती है। अर्थहीनता में कि अगर निर्णय ले लिया तो उसका कोई अर्थ नहीं बैठेगा, अब वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि आधुनिक काल के मशीनीकरण के वर्चस्व के कारण व्यक्ति की पहचान खो गई है। बिल्कुल सही, दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, दोनों कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आप इसको पढ़ के कारण निकालने की इसको पढ़ के इसका कारण निकालने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ ये सही है ना, कि हाँ ये सही है। क्योंकि अब इसके साथ इस तरीके के प्रश्न पढ़ने के लिए आपकी एक समझ होनी चाहिए। आप चीज़ों को समझ के अगर निकालते हो, आप उनकी बारीकी को देखते हो तो आप निकाल सकते हो। तो उसमें ये जो कह रहा है प्रश्न कि कौन सी स्थितियां हैं वे संपूर्ण और संकटपूर्ण है, व्यक्ति सच में असहाय और अकेलेपन से ग्रसित है, असहायता में और अकेलेपन में निर्णय नहीं ले पाता है। हम कहाँ ले पाते हैं, जब हम अकेलापन महसूस करते हैं या फिर विषय
असहाय महसूस करते हैं, हम नहीं ले पाते निर्णय, हम कह देते हैं कि सरेंडर कर देते हैं हम कि भगवान जो है वो देख लो आप। तो उस तरीके की स्थिति को ये बता रहे हैं। अब उसको जज कर रहे हैं मशीनीकरण के साथ, आधुनिकता के साथ, आधुनिकवाद के साथ। ठीक है, अब आगे ये नेक्स्ट प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से यह कथन सा काव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति किसका है? ठीक है, ये है जगन्नाथ जी का। ठीक है, ये जगन्नाथ जी का कथन है। और इसके अलावा इनमें और कथन भी हैं, तो हमें इनके कथन भी याद करने होंगे कि किसने कौन सा कथन किया, कहा है। महत्वपूर्ण कथन किन किन के हैं जो हम हमारे बैच में पढ़ेंगे साहित्य शास्त्र में। ठीक है, पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल का क्या विचार है? अब बताइए कि पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल का क्या मंतव्य है, क्या विचार है पद्माकर साहब का। ये रीतिकाल में बहुत सुंदर वाली रचनाएं ये करते हैं। बताइए इसका क्या है आंसर है? समझ में आया प्रश्न? कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ है, परंतु पद्माकर की कल्पना दृष्टि बिहारी से कमतर थी। पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। पद्माकर की भाषा कड़कड़ाती होते हुए भी कबीर जैसी नहीं है। रामचंद्र शुक्ल जी ने पद्माकर भट्ट जी के बारे में क्या क्या कहा है? तो क्या क्या कहा है उन्होंने? ए और सी दो कहा है, ए और सी। ठीक है, ए और सी में क्या है कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। रामचंद्र शुक्ल सीधे सीधे बिहारी पद्माकर साहब की तारीफ कर रहे हैं। अब आप इसको ऐसे याद रखिए, जब हमारी कोई तारीफ करता है हमें अच्छा रहता है, हमें अच्छा लगता है, हम याद रखते हैं उस चीज को। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी पद्माकर जी का तारीफ करी है यहाँ पे कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ के दूसरा नहीं हुआ। ठीक है, पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। अब पद्माकर के जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर जो रमणीयता है, जो भावों में माधुर्य है, जो जिस तरीके के उन्होंने बिंब बनाए हैं, जिस तरीके के छंदों का उन्होंने प्रयोग किया है, तो उसमें अलग ही रमणीयता है। आप एक बार पद्माकर जी को पढ़िए, अब जब आप पद्माकर जी को पढ़ेंगे आप उनको भूल नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो जब आप कुछ पढ़ रहे हैं और आप भूल नहीं पा रहे तो आपके मन मस्तिष्क पे वो छा जाती है, बादलों की तरह छा जाती है। तो उस तरीके की इन्होंने पद्माकर साहब के लिए कहा है। तो ये दोनों पंक्तियां इनके बारे में सत्य नजर आती है। ठीक है, इसका आगे का प्रश्न देखते हैं कि आषाढ़ का एक दिन राजश्रय और कवि स्वतंत्रता के बीच में भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। यह कथन किस आलोचक का है? अब रामचंद्र, ये आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का सुप्रसिद्ध नाटक है, आप पढ़िए, आप इसे भूल नहीं पाएंगे कभी। तो आषाढ़ के एक दिन के बारे में ये किसने कहा है? राजाश्रय और व्यक्ति स्वतंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब। अब आप शब्दों को पढ़िए, आप उन शब्दों के साथ उनकी विशेषताओं को पढ़िए कि किस तरीके से गढ़ देते हैं। आप इस संसार में डूबिए। ठीक है, ये कहा है बच्चन सिंह ने। ठीक है, बच्चन सिंह रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह का अपना एक इतिहास है, रामचंद्र शुक्ल का एक अपना इतिहास है। तो उन्होंने आषाढ़ के एक दिन के बारे में ये चीज कही है कि आषाढ़ का एक दिन राजश्रय और व्यक्ति स्वतंत्र के बीच भटकते हुए सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है ना। नाट्य बिंब ऐसे कि जैसे जब कालिदास जी जब प्रकृति के क्षेत्र में होते हैं, अपने गांव में होते हैं, अपनी प्रेमिका के साथ होते हैं, तो एक अलग तरीके की रचनाएं लिखते हैं। ठीक है, और जब वो वहां चले जाते हैं, राज्य में चले जाते हैं, वहां के राजकुमार हो सकते हैं, नो, राजकुमार होते हैं, राजा बनते हैं, राजा बनने के साथ साथ जब उनकी जो लिखने की जो कला है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। एक आप प्रकृति के सानिध्य में रहें, वहां पर आपके विचारों का जो भावनात्मक उद्वेलन जो होता है, और एक आप मशीनीकरण के युग में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहिए, आप बिल्कुल बंद कर रही है, आप वहां देखेंगे कि वहां पर किस तरीके की चीजें होती है, किस तरीके से आपका मन कुंदित हो जाता है, वहां पे एक फफूंद सी आने लगती है, मानसिक फफूंद जिसे कह सकते हैं, वो आने लगती है। तो प्रकृति के सानिध्य में रहना, आधुनिकीकरण के सानिध्य में रहना, और उन दोनों के बीच का जो नाट्य बिंब आता है, जिस तरीके से आप चीजों को नाट्य बिंब, जो नाट्य बिंब सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है, दोनों चीजों को किस तरीके से बैलेंस करके
मोहन राकेश लिखते हैं और मोहन राकेश के साथ साथ फिर उसकी समीक्षा कौन करते हैं यहाँ पे, बच्चन सिंह। ठीक है, तो उस चीज को, इसको पढ़िए, जब आप इसको पढ़ेंगे और आप पूरे के पूरे नाटक से गो थ्रू होंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रकृति का महत्व क्या है, आधुनिकता का एक अलग दृष्टिकोण है, कहाँ वो नाटक के बारे में लिखते हैं, अपनी प्रेमिका के बारे में लिखते हैं, स्वच्छंद रूप से लिखते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं, और यहाँ पे किस तरीके से बंध जाते हैं, वो दोनों की पीड़ा किस तरीके से उनके मन में होती है, वो आपको वहां नजर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोमल कपोल पाली में सधी साधी स्मित रेखा जानेगा वही, कुटिलता जिसने भू में बल देखा है। उपयुक्त छंद से संबंधित सही तथ्य हैं। अब अगर आप इन वाली पंक्तियों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, तो ध्यान से पढ़ने में ही आपको चीजों का, इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप समझेंगे, आप इसका आंसर भी ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए कि क्या है, इसका आंसर बताइए कि क्या है। एक बार पढ़िए आप इसको, आप एक बार से पढ़िए, पढ़ने से ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोमल कपोल पाली में सधी साधी स्मित रेखा, समझ रहे हैं, कोमल कपोल पाली में सधी साधी स्मित रेखा जानेगा वही कुटिलता जिसने भो में बल देखा है। कहाँ देखा है, बल कहाँ देखा है, भो में देखा है। आप पढ़िए, पढ़ने के साथ एक जो बिंब बनेगा उससे आपका उत्तर निकल आएगा। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस में देखिए, कोमल सागर के तट पर मुस्कान रूपी नाव तैर रही है, भो में बहु कुटिलता से प्रेमिका के कुटिल हृदय का पता चलता है, भो की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है, यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। क्या बताएंगे आप इसमें? ठीक है, पढ़िए, समझ में आएगा, एक बिंब बनेगा और उस बिंब के साथ आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, कोमल कपोल के तल पर मुस्कान रूपी नाव तैर रही है, नाव तैरने जैसा कोई चीज समझ में आ रही है आपको कि नाव तैर रही है? नहीं, तो यहाँ पे कोई नाव नहीं तैर रही है। बोहो की कुटिलता से प्रेमिका के कुटिल हृदय का पता चलता है। हाँ, थोड़ा समझ में आता है कि प्रेमिका जब अपने नायक से प्रेम करती है और नायक के समक्ष होती है, तो किस तरीके की कुटिलता, किस तरीके की, कहता है ना कि नजरों से जो इश्क किया जाता है, नजरों से जो प्रेम प्रदर्शन किया जाता है, उस चीज को आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें मिलेगी कि बोहो की कुटिलता से प्रेमिका के कुटिल हृदय का पता चलता है। ठीक है, हाँ, ये तो हमें पता लग गया कि विनायका थोड़ी सी शरारती है। ठीक है, बोहो की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है। अब हमारी एक पंक्ति यहाँ पर स्पष्ट नजर आती है कि बोहो की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है, कि हाँ, नायिका जिस तरीके से अपना प्रेम प्रकट कर रही है बोहो को माध्यम से, कायिक वाचिक अनुभव, आहार्य अनुभव, वो चीजें हैं, उस तरीके के प्रेम का प्रदर्शन कर रही है, तो आपको ये नजर आएगा यहाँ पे, बोहो की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है, यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। अब बोहो से तो वो आगे पीछे हो रही है, मतलब बोहो के माध्यम से, अपनी आईब्रोज के माध्यम से प्रेम प्रदर्शित कर रही है, लेकिन उसका पता कैसे चलेगा, आप उस चीज को कैसे डिफाइन करेंगे कि हाँ, ये प्रेम ही है। गालों पे फैली जो अधरों पे जो मुस्कान आती है, गालों पे जो हल्की सी लालिमा छा जाती है, उसके आधार पे, तो इसका आंसर आ जाएगा सी और डी। ठीक है, इसका आंसर जाएगा सी और डी। अब आगे वाला प्रश्न देखते हैं, आगे वाला प्रश्न देखते हैं, फिर विकल है प्राण मेरे गीत के निहितार्थ है। अब पहली बात तो ये पंक्ति देखिए किसकी है। अब पहले पंक्ति देखिए, हिंदी का ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा, ना ही होना चाहिए उसको, जिसको इस पंक्ति के बारे में नहीं पता हो। ठीक है, आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, ये आपके बिल्कुल रगों में बहने वाली पंक्ति के हिसाब से होना चाहिए कि फिर विकल है प्राण मेरे, ये है किसकी पंक्ति, पहले तो देखिए। ये पंक्ति है महादेवी वर्मा जी की। एक सेकंड, कहाँ गया, ओके, तो ये थोड़ा सा बोर्ड अभी अपने काम का नहीं है, अपने हिसाब का नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें चाहिए होगी इसमें, तो उसके लिए क्षमा आप सभी से, थोड़ा थोड़ा हम भी सीख रहे हैं आपके साथ। तो पहली तो बात ये है किसका, ये है महादेवी वर्मा की। आपने महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ा है? पढ़िए, उनके संस्मरण पढ़िए, उनके रेखा चित्र पढ़िए, उन्होंने जो भक्तिन के बारे में लिखा है, उनके बारे में पढ़िए। बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं कि आपने एक बार पढ़ लिया, उसको जी लिया, आप अपनी स्मृतियों के पटल से उसे कभी विलोपित नहीं होने देंगे, होगी ही नहीं, वो बिल्कुल छाप छोड़ जाएगी आपके ऊपर।
आपके खून में बहने लगेगी वो इस तरीके से। तो कि फिर विकल है प्राण मेरे गीत के निहितार्थक है। अब पहली बात तो कि लिखी किसने है? शपथ है आपको, आपको ये पता होना चाहिए एज हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते कि फिर विकल है प्राण मेरे महादेवी वर्मा जी की है। आपको नींदों में भी पूछे तो पता होना चाहिए। उसके बाद इसके निहितार्थ क्या है? स्त्री आगे बढ़ने के लिए पुरुष का संभल चाहती है, संभल चाहती है क्या? अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजाने दुनिया को देखना चाहती है। समझ में आ रहा है कुछ ये कहानी? ये वाली कविता पूरी पढ़िए, आपको उस चीज का भाव आता है, भाव आता है। आप सब चीजों को समझते हो, आपको समझ में आ जाएगा, मतलब आने लग जाएगी। अपनी यात्रा के तिमिराच्छन्न हो जाने की कल्पना करके स्त्री अकेले यात्रा आरंभ नहीं करना चाहती। अच्छा, ऐसा कुछ कहती है क्या वो कि भाई मुझे अकेले नहीं जाना, या फिर मैं तो सिर्फ अपने एकांतिक भाव में ही रहना चाहती हूँ, जिस तरीके से वो अपने छायावाद में, छायावाद में रहस्यवाद जो इन्होंने अपना प्रकट किया है अपने आराध्य के प्रति, अपने प्रेम के प्रति, अपने विरह के प्रति, तो ऐसा कुछ वो करती है क्या? स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। तो इन नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इन एक पंक्ति, ये इतनी सी पंक्ति है महादेवी वर्मा जी की, इसमें से क्या कहना चाह रही है? अब आपको, आपने अगर ये कविता पढ़ी है, पढ़ के समझी है, तो आप ये देख लेंगे कि इनमें से इनका मूल भाव क्या है। ठीक है, तो मूल भाव पुरुष का संभल चाहती है। महादेवी वर्मा जी का पूरा जीवन, महादेवी वर्मा जी का पूरा जीवन ऐसा था कि उन्होंने कभी भी पुरुष का अनुगमन करने की इच्छा जागृत नहीं करी। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल इन चीजों से इतर है, उन्होंने इस तरीके की सारी चीजों को हटा दिया कि नहीं मैं अकेली स्त्री हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ऐसा नहीं। उनके निराला जी को वो अपना धर्म का भाई, अपना मुंह बोला भाई मानती थी, राखी वाखी बांधती थी। तो पुरुष का संबल उसे बिल्कुल बराबर से चलने के लिए नहीं चाहिए, वो उस तरीके की कोई भी चीजों को सत्यापित नहीं करती है। और अगेन वही चीज की फिर विकल है प्राण मेरी वाली कविता में उन्होंने पुरुष का संबल चाहा है, ऐसा कुछ नहीं चाहा है। ठीक है, घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है। बिल्कुल, आप इस कविता को पूरा पढ़ेंगे, आपको इस बात का पूरा सार मिल जाएगा कि हाँ, अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है, यानी कि वो अपना एक्सप्लोर करना चाहती है कि ठीक है, जो भी समाज है, समाज में स्त्री है पुरुष है दोनों है, पुरुष का वो अति अनुगमन नहीं करना चाहती कि नहीं भाई साहब यही है, इसके बिना तो जीवन नहीं है, ऐसा भी नहीं चाहती। वो स्त्री को एक स्वतंत्र व्यक्तित्व मानती है कि जहां पर मैं अकेली हूं तो फिर मैं अकेली अपने जीवन को आगे भी बढ़ाऊंगी, और जो चीजें मैंने नहीं देखी, जो चीजें मैंने नहीं की है, मैं उसको भी एक्सप्लोर करूंगी। ठीक है, उस तरीके की भावनाओं के साथ ये कविता लिखी गई है, और ये ऐसे ही भाव है उनके। आप जब आप जब पूरी महादेवी वर्मा जी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, उनकी कविताएं पढ़ेंगे, उनके रेखा चित्र संस्मरण पढ़ेंगे, उनके बारे में उनका महत्वपूर्ण निबंध है एक श्रृंखला की कड़ी, आप वो पढ़ेंगे, आप उनकी उनकी जो सोच है, उनकी जो डिमांड है, उनका जो माइंडसेट है पढ़ने पढ़ाने को लेकर, उस चीज को करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है, मतलब उनका माइंडसेट क्या है। एक बार आपने किसी भी राइटर का, इस चीज में एक नई चीज देखी कि किसी भी लेखक का आपने लिखने का तरीका देख लिया, उसका मानसिकता से आप परिचित हो गए, थोड़ा सा पता लगे कि किस जोन में बैठ के लिखते हैं, फिर किस जोन की चीजों को ये ज्यादा महत्व देते हैं, किस जोन को ये प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको उनको पढ़ना ईजी हो जाएगा। जैसे प्रगतिवाद के कवि किस तरीके से लिख रहे हैं, प्रयोगवाद के कवि कैसे लिख रहे हैं, छायावाद के कवि किस तरीके से लिख रहे हैं, मोटी मोटी चीजें आपने उनकी पिकअप कर ली, आपको समझ में आ गया, तो आप उनके प्रश्नों के साथ बैठ जाओगे, मतलब निकाल ले जाओगे, उनके प्रश्न भी निकाल ले जाओगे, और एक विचारधारा आपकी बनेगी, तो उसको फिर हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, आगे प्रश्न में आते हैं कि अपनी यात्रा के तिमिराच्छन्न हो जाने की कल्पना करके स्त्री अकेले यात्रा आरंभ नहीं करना चाहती। नहीं, उनका ऐसा कोई था नहीं कि वो अकेले यात्रा आरंभ करना चाहती है, वो आराम से कर सकती है। उनका ये कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूं, कि हाँ ठीक है, कोई मेरे साथ है, बहुत सुंदर बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, पर मैं अपने आप से करती रहूंगी। स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। बिल्कुल, व्यग्र है मतलब वो चाहती है कि मुझे ये करना है और मैं ऐसे करूंगी, मैंने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, मैं उस पर काम करूंगी। तो वो चीज उन्होंने इस कविता में लिखी है। ठीक है, तो इसके दो महत्वपूर्ण है, इसके ऑप्शन महत्वपूर्ण ये है कि अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। ठीक है, अब आगे का प्रश्न हम देखते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं कि उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। बहुत सीधा
सा प्रश्न है उदासी संप्रदाय के